आप सबने हाल फिलहाल में न्यूज में इस टर्म के बारे में तो जरूर सुना होगा। आपने ये भी बहुत बार सुना होगा कि 8th पे कमीशन आने वाला है, तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन सबकी सैलरी बढ़ने वाली है। आपने अभी तक कैलकुलेट भी कर लिया होगा या फिर कहीं इधर उधर सुना होगा कि आपकी सैलरी अब इतनी हो जाएगी जब 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, और जब तक आपका सिलेक्शन होगा तब तक आपकी सैलरी इतनी ज्यादा आपको मिलने वाली है। तो आज हम इस शॉर्ट डिस्कशन में 8th पे कमीशन से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को देखने वाले हैं। मैं आपको पूरी बात अच्छे से समझाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि अभी पास्ट फ्यू वीक्स में 8th पे कमीशन बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। आपने सुना होगा कि हाल फिलहाल में 8th पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस TOR जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए हैं। सो इन दिस शॉर्ट डिस्कशन वी विल बी डिस्कसिंग और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दी टर्म ऑफ रेफरेंस, क्या वो इंपैक्ट क्रिएट करेगा, कैसे जो आपका जो 8th पे कमीशन है वो डिसाइड करेगी कि कितना सैलरी बढ़ना चाहिए, क्या होता है फिटमेंट फैक्टर। हम इन सारी चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में समझेंगे, और साथ ही साथ ये जो न्यूज में इस बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर जो दिखाया जा रहा है, जो हाइप क्रिएट किया जा रहा है, हम उसके पीछे की रियलिटी को भी समझने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी wasting of time, let's start our discussion for the day, and that is 8th pay commission. So I would like you all to understand some simple points first regarding pay commission. First thing first, this pay commission is a temporary body. It's a temporary body. मतलब ये हमेशा नहीं रहता है, ठीक है ना। ये कमीशन हमेशा नहीं रहता है। इस कमीशन को टेम्पररी पीरियड पर क्रिएट किया जाता है। किस काम के लिए? ताकि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनके सैलरी को रिवाइज किया जा सके। गॉट द पॉइंट? उनकी सैलरी को रिवाइज करना है, साथ ही साथ बाकी ये पेज एंड पर्क्स के बारे में भी और भी कुछ रिकमेंडेशंस देती है। फाइन इनफ। इनके रिकमेंडेशन का इंपैक्ट केवल सेंट्रल एम्प्लॉइज की सैलरीज पर, सेंट्रल एम्प्लॉइज की सैलरी और पर्क्स पर ही नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग पेंशनर्स हैं, यानी कि जिन लोगों ने पहले 2003 जब आपका न्यू पेंशन स्कीम से पहले जो लोग थे और उसके बाद भी जो पेंशनर्स वगैरह हैं, उन लोगों को भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन देती है, तो उनके भी पेंशन में रिवीजन होता है इसी कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। तो पहली बात ध्यान में रखना है कि ये परमानेंट कमीशन नहीं है, इट इज अ टेम्पररी कमीशन, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है किस लिए? जब जब सैलरी को रिवाइज करना होता है तब, ठीक है। जनरली ये हर 10 साल में एक बार, एवरी 10 ईयर इसको एक बार कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, एवरी 10 ईयर। गॉट द पॉइंट? पहली बार जो है ये आपका वही 1946-47 के आसपास ही पहली बार कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। उसके बाद से आप काउंट कर लीजिए, लगभग हर 10 साल के पीरियड में इसको एक बार कॉन्स्टिट्यूट किया जाता रहा है। तो अभी हम आजादी की 80th एनिवर्सरी जो है वो मनाने वाले हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 8 बार इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जा चुका है। फाइन इनफ। दूसरी बात, ये जो पे कमीशन है इसके जो रिकमेंडेशन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। इट इज एन एडवाइजरी बॉडी। बाइंडिंग नहीं होते हैं, इट इज जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी। ये एडवाइज करती है। गॉट द पॉइंट? यानी कि अगर सरकार चाहे तो वो इसके रिकमेंडेशंस को मानने से इनकार भी कर सकती है, या इसने जो रिकमेंडेशन दिए हैं उस रिकमेंडेशन को अगर सरकार चाहे तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकती है, मोल्ड कर सकती है। बट हाँ, जनरली ये देखा गया है कि अभी तक पे कमीशन जो भी रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मान लेती है। और ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और इसके रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होते हैं। बट हाँ, ये दूसरी बात है कि जब भी इसका कोई रिकमेंडेशन आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब इसको मान लेती है तो फिर स्टेट्स भी उसको फॉलो करते हैं, और समय के साथ स्टेट गवर्नमेंट के भी जो एम्प्लॉइज हैं या स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट एम्प्लॉइज जो है, डिफरेंट स्टेट के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी भी सैलरी इसी के बेसिस पर कुछ रिवाइज हो जाती है। गॉट द पॉइंट? तो ये इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहिए कि अगर पे कमीशन आएगा तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी में भी कुछ रिवीजन जरूर होगा। फाइन इनफ। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। गॉट द पॉइंट? नाउ अभी हमने देखा कि 8th पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जा चुका है। 8th पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया कब? इसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था जनवरी 2025 में ही। It was constituted in January 2025 itself. Got the point? It is a 3-member body. इसके अंदर 3 मेंबर होते हैं।
एक चेयरमैन और 2 और मेंबर होते हैं, यानी कि ये एक 3 मेंबर बॉडी है। इससे पहले जो 7th पे कमीशन था वो उसके रिकमेंडेशन कब से लागू थे? उसके रिकमेंडेशन लागू थे 1 जनवरी 2016 से लागू थे। गॉट द पॉइंट? और 8th पे कमीशन के रिकमेंडेशन को लागू कर दिया जाएगा 1 जनवरी 2026 से, यानी कि इसके रिकमेंडेशन 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिए जाएंगे। नोट कर लीजिए, मैं अभी इस बात पर वापस आऊंगा, आपको क्लियर करूंगा 1 जनवरी 2026 से कैसे लागू होंगे। सर अभी तो कमीशन ने जो है काम ही करना शुरू किया है, अभी अक्टूबर में तो उनका टर्म ऑफ रेफरेंस ही तो अनाउंस किया गया है, तो रिकमेंडेशन आने में तो 2027 लग जाएगा। 8th पे कमीशन का जो एक्चुअल रिकमेंडेशन आएगा, वेरी हाई चांसेस हैं कि इसमें आराम से 2027 चला जाएगा। लेकिन आप लोगों की जो सैलरी होगी या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज है, उनकी सैलरी में इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जाएगा, यानी कि इसके रिकमेंडेशंस कैसे लगेंगे जी? रेट्रोस्पेक्टिव लगेंगे, यानी कि आपकी सैलरी में जो एडिशनल ये रिकमेंड कर देगा 1 जनवरी 2026 से, उसको आपकी सैलरी में अरियर के रूप में एडिशनल आपको दिया जाएगा। अरियर के रूप में बना के वो जो पैसा होगा वो जब भी इसके रिकमेंडेशन लागू होंगे ना, वो सारा पीछे का आपको क्लियर कर दिया जाएगा। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं। लेट्स अज्यूम जैसे अभी आपकी अगर सैलरी 80,000 रुपी है और लेट्स अज्यूम कि इसने रिकमेंडेशन कर दिया कि इनकी सैलरी को बढ़ाकर कितना कर दिया जाए? 1.5 लाख कर दिया जाए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। तो ध्यान दीजिए, अगर ये रिकमेंडेशन आपका 2027 में भी आया है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? जनवरी से जब आया है वो रिकमेंडेशन, लेट्स अज्यूम 1 जनवरी 2027 को आया है, तो आपके 12 मंथ में कितना कितना कम दे रखा है उसने? 70,000 दे रखा है ना कम, तो 12 मंथ इंटू 7, 12 7 जा, यानी कि 8,40,000 रुपी गवर्नमेंट आपको अलग से अरियर बनाकर दे देगी आपके सैलरी में। सो इस बात से आप निश्चित रहिए कि रिकमेंडेशन जब आएंगे वो बात की बात है, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा कब से? 1 जनवरी 2026 से। फाइन इनफ, ये बात क्लियर हो गई। चलिए, तो ये कुछ इंफॉर्मेशंस थे जो आप पहले क्लियर कर लीजिए। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू, देखिए ये जो कमीशन है, मैंने अभी आपको बताया कि ये एक 3 मेंबर बॉडी है। 3 मेंबर बॉडी में ये 3 लोग हैं जो इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। इसमें से जो पहले पर्सन आपको दिखे, ये जो पहली पर्सन दिख रही है, सी इज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ये तीनों नाम आपको याद करने होंगे। अभी से अगले 1-2 साल में आप डिफरेंट एग्जाम्स में जो भी मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है, यू कैन एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दीज इंफॉर्मेशंस, even UPSC, APPSC and various other exams, whether you are preparing for any one day exam, SSC, SSB, it does not matter, you can expect a question from 8th pay commission because it has been very much in the news। तो करंट अफेयर से भी एसोसिएट करके पूछा जा सकता है, या फिर आपके इकोनॉमी वाले सेक्शन से एसोसिएट करके भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पहली पर्सन आपको दिख रही है, सी इज द चेयरमैन और द चेयरपर्सन ऑफ दिस 8th पे कमीशन, ठीक है। क्या नाम है इनका? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। रंजना देसाई आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा 2 और मेंबर हैं, एक का नाम है पुलक घोष, याद रखिएगा, यही है आपके मिस्टर पुलक घोष, ठीक है ना, ये IIM बेंगलोर के प्रोफेसर हैं। और दूसरे हैं आपके मिस्टर पंकज जैन जी, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी, पेट्रोलियम सेक्रेटरी के रूप में अभी कार्यरत हैं। गॉट द पॉइंट? तो ये तीनों नाम आपको याद रखना पड़ेगा। 2 का नाम तो आसानी से आप याद रख सकते हैं, पीपी, ठीक है ना, एक पुलक घोष, एक पंकज जैन, पीपी से याद रखिएगा, और एक रंजना देसाई, PR से याद रख सकते हैं आप। These are the 3 members who are going to work under this 8th pay commission, and they are going to recommend what revisions should be there in our salary or in the salary of central government employees. I hope you all are clear till now। तो ये तो हो गई बेसिक बातें। अब जरा ध्यान से सुनिए कि आखिर अभी क्या न्यूज आया है, किस कारण से ये टर्म अचानक से फिर से न्यूज में आ गया। अभी लास्ट ही मंथ, यानी कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इटसेल्फ, वो भी एंड अक्टूबर में क्या किया गया है, इसके टर्म ऑफ रेफरेंस जो है वो जारी किए गए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म ऑफ रेफरेंस? टर्म ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है, यानी कि सरकार ने इस कमीशन को बोला है कि जब तुम अपने रिकमेंडेशन देने वाले हो ना, तो इन रिकमेंडेशंस को देने से पहले इन पॉइंट को ध्यान में रखना। यू शुड टेक इनटू रेफरेंस दीज थिंग्स। गॉट द पॉइंट? आप इन चीजों को ध्यान में रखकर ही अपने रिकमेंडेशन दीजिए, उसी को हम कहते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस। फाइन? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस को ध्यान में रखकर
अपना रिकमेंडेशन देना है। ये देख लीजिए कब का न्यूज है, ये पीआईबी का मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए, कैबिनेट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ध्यान दीजिए, कैबिनेट अप्रूव्स द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th पे कमीशन, 8th सेंट्रल पे कमीशन, 28 अक्टूबर 2025 का ये न्यूज है, ठीक है ना। जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो सारी बातें आपको बता दी है। यहाँ पर देख लीजिए, 8th पे कमीशन विल बी अ टेम्पररी बॉडी। इसमें एक चेयरमैन होता है, 1 मेंबर पार्ट टाइम, और दूसरा एक और मेंबर सेक्रेटरी होता है। इट विल मेक इट्स रिकमेंडेशन विद इन 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा उसके 18 मंथ के बाद ये अपना, या 18 मंथ के अंदर ये अपना रिकमेंडेशन देगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि यानी कि इसके रिकमेंडेशन आते आते आप मान सकते हैं कि 2026 का लास्ट हो जाएगा, या फिर 2027 के अगली मंथ्स में आपका रिकमेंडेशन आने वाला है। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब भी इसका रिकमेंडेशन आएगा, जो रिवीजन होगा सैलरी में, तो जो एडिशनल बचेगा वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को और जो भी आपके पेंशन होल्डर्स हैं उन सबको अरियर के रूप में अलग से वो दे दिया जाएगा। फाइन, इफ नेसेसरी सेंडिंग द इंटरिम रिपोर्ट, तो बीच में भी किया जाएगा। नाउ देखिए, ये है इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखना है आपको और समझना है, यहां से बहुत सारी चीजें आपको इकोनॉमिक्स की क्लियर होंगी। देखिए, सरकार ने कहा है कि जब अपने रिकमेंडेशन देना, तो रिकमेंडेशन देते वक्त ध्यान रखना, किस चीज का ध्यान रखना। पहला पॉइंट बोला है कि द इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री एंड द नीड्स ऑफ फिस्कल प्रूडेंस। फिस्कल प्रूडेंस का क्या मतलब होता है कि जब खर्चा करो तो खर्चा करते वक्त सोच समझ के करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि रैंडमली जो है आपने बोल दिया कि एम्प्लॉइज की सैलरी जो है वो 5 टाइम्स बढ़ा दो। अब अगर 5 टाइम्स सैलरी बढ़ा दी जाएगी तो सरकार के फिस्कल सिस्टम के ऊपर भी तो इसका बर्डन पड़ेगा ना। अभी ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी है, मैं आपको बता देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी में सरकार का खर्च लगभग 7 लाख करोड़ होता है, 7 लाख करोड़ पर ईयर। गॉट पॉइंट? एंड इट इज अबाउट 18% ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो आप जरा अंदाजा लगा लीजिए कि ये सरकार के खर्चे का कितना बड़ा पार्ट है। 18% जो है वो सरकार का केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के खर्चे में चला जाता है। और जब मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स की क्लास ली थी तो मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स में समझा रखा है कि जो सैलरीज वगैरह होते हैं ये सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं। तो अगर ये लगातार बढ़ेगा तो इससे न केवल फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा बल्कि साथ ही साथ रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा। और मैंने आप लोगों को बता रखा है रेवेन्यू डेफिसिट इज नॉट कंसीडर्ड गुड फॉर एनी इकोनॉमी। और साथ ही साथ अगर फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ता है तो उसके कई खतरनाक कंसीक्वेंसेस आ सकते हैं। पहली बात तो क्या है कि अगर फिस्कल डेफिसिट एक रेंज के बाहर चला जाता है, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत करके क्या किया है, इसको 4.5% के रेंज में लाया है। आई होप दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड इन आवर क्लासेस। और नहीं पता तो आप एक बार इन चीजों के बारे में अलग से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मैं उन चीजों को यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप सिंपल सी बात समझ लीजिए ना कि अगर घाटा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा कि हमारे देश की क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी। आपने सुना होगा कई सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे कि S&P का नाम सुना होगा, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा किसके, मूडीज के बारे में सुना होगा। तो ये सब क्या करेंगी ना, हमारी कंट्री की क्रेडिट रेटिंग खराब कर देंगी। और अगर हमारी कंट्री की क्रेडिट रेटिंग खराब होती है तो इससे हमारे लिए सोवरेन लोन लेना यानी कि विदेशों से लोन लेना महंगा हो जाएगा। ये जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है तो ये शो केस करता है कि सरकार जो है वो इकोनॉमी को बहुत अच्छे से नहीं चला पा रही है। गॉट पॉइंट? ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने कहा है कि अपने रिकमेंडेशन में इस चीज का ध्यान रखना कि इतना ज्यादा मत बता देना या फिर ऐसा मत बोल देना कि पता चले क्या कि हमारा फिस्कल सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा डेंट पड़ने लग जाए या हमें दिक्कत होने लग जाए। Got the point? So this is the first term of reference. Then second, the need to ensure that adequate resources are available for the development and expenditure of welfare measures. यानी कि सरकार कह रही है कि देखो जब तुम सैलरी बढ़ाने की बात करना तो उसमें यह भी ध्यान रखना कि कहीं इतनी ज्यादा सैलरी मत बढ़वा देना कि हम जो वेलफेयर स्कीम अभी एग्जिस्टिंग चला रहे हैं उनके लिए ही हमारे पास पैसा ना बचे। यानी कि देख लीजिए, सरकार एक तरह से तो कह रही है कि 8th पे कमीशन बढ़ाया है हमने सैलरी बढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ 8th पे कमीशन के सामने इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिए हैं कि उसको सोच समझ के क्या करना होगा, कदम बढ़ाना होगा। गॉट द पॉइंट? तो दिस इज द सेकंड टर्म ऑफ रेफरेंस। थर्ड, द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूशनरी पेंशन स्कीम। अब देखिए,
2003-4 के बाद से जब से न्यू पेंशन स्कीम आया है और अभी जो आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम आया है, इसमें तो क्या होता है कि हम भी तो कंट्रीब्यूट करते हैं ना, आपकी सैलरी से एक पार्ट कट के चला जाता है पीएफ के रूप में, तो यानी कि ये जो पेंशन है स्कीम है इसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड इट। लेकिन इससे पहले वाला जो सिस्टम था उसमें तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट नहीं करते थे। तो सरकार ने ये भी बोला है कि देखो ये जहां पर कंट्रीब्यूशन हो रहा है अभी वाला जो सिस्टम है इसमें तो पेंशन देने में सरकार को ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पैसा जमा हो रहा है, उसको किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू या अलग अलग जो है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और जब आप बूढ़े होंगे तब आपको पेंशन दे दिया जाएगा। लेकिन वो लोग जिनसे कंट्रीब्यूशन नहीं लिया गया था उनको भी तो पेंशन जा रहा है, गॉट पॉइंट। तो उनको जब पेंशन जाएगा तो उसका बहुत ज्यादा खर्च पड़ सकता है। तो सरकार का ये भी कहना है कि इस चीज को भी ध्यान में रखना। Now, the fourth term of reference is the likely impact of the recommendation on the finances of the state government, which usually adopt the recommendations with some modifications. मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ऑल्दो ये रिकमेंडेशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, लेकिन इस रिकमेंडेशन के बेसिस पर स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज की सैलरी वगैरह को मॉडिफाई करती है। तो अगर मान के चलिए क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिकमेंड कर दिया बहुत ज्यादा, तो स्टेट को भी तो इस तरह से बढ़ाना पड़ेगा। तो सरकार का कहना है कि इस चीज का भी ध्यान रखिएगा व्हाइल गिविंग योर रिकमेंडेशंस कि इसका स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बात को स्टेट गवर्नमेंट भी मानने वाली है। गॉट द पॉइंट। तो ये है चौथा टर्म ऑफ रेफरेंस, दिस इज द फोर्थ टर्म ऑफ रेफरेंस। नाउ द फिफ्थ टर्म ऑफ रेफरेंस इज द प्रिवेलिंग एम्यूलमेंट स्ट्रक्चर बेनिफिट्स एंड द वर्किंग कंडीशन अवेलेबल टू द एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड प्राइवेट सेक्टर। अब सिंपल सी बात है कि अगर सरकारी जो कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, अगर उनकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर प्राइवेट सेक्टर के लोग, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, भारत का बहुत बड़ा जो आप मान सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला जो सेक्टर है दैट इज द प्राइवेट सेक्टर, तो वहां के भी तो एम्प्लॉइज की फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी कि हमको भी लगभग, अरे एग्जैक्ट चाहे नहीं लेकिन लगभग तो ऐसा सैलरी दो ना। तो फिर इससे तो प्राइवेट सेक्टर में भी डिमांड बढ़ जाएगी क्या कि हमको भी सैलरी ज्यादा दो, सैलरी ज्यादा दो। तो इससे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अडानी अंबानी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग और द कैबिनेट इज सेइंग कि while giving your recommendation you should keep in mind these terms of reference. I hope now you all are clear with this TOR और term of reference। बहुत आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, इसीलिए मैंने आपको एकदम ऑफिशियल वेबसाइट खोलकर आपको सारी बातें समझा दी। ये है आपके टर्म्स एंड रेफरेंस। क्या है? पहला कि सरकार के फिस्कल कंडीशन या फिस्कल प्रूडेंस को ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है कि एडिक्वेट रिसोर्सेस बचे रहे सरकार के पास वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए। तीसरा कि जो मतलब ऐसे जो पेंशनर्स हैं जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया है उनके ऊपर बहुत ज्यादा खर्च ना हो जाए। चौथा, स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस का भी ध्यान रखना है। और पांचवा कि प्राइवेट सेक्टर का भी ध्यान रखना है। इन टर्म्स एंड कंडीशन को गवर्नमेंट ने बोला है 8th पे कमीशन को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखने के लिए। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो ये थी आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस की कहानी। देख रहे हैं, द पे कमीशन रिकमेंडेशंस वुड नॉर्मली बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2026। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। नाउ आगे बढ़ते हैं और जरा अब कुछ बातों को और सुनिए, जो बातें आप लोगों ने खूब सारी न्यूज में सुनी होगी। तो यहां पर मैंने आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में तो बता दिया। नाउ लिसन, अगली बात आप लोगों ने सुना होगा एक और टर्म जो बहुत ज्यादा न्यूज में रह रहा है, वो है फिटमेंट फैक्टर। ठीक है, अब जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए हैं गवर्नमेंट ने, इसके बेसिस पर क्या कर रहे हैं ना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो अंदाजा लगा रहे हैं इस बात का कि कितने टाइम्स जो है वो क्या होगा, लोगों की सैलरी बढ़ेगी। यहां पर मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर करना चाहूंगा। पहली बात तो आप यहां पर ये समझ लीजिए कि अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, 7th पे कमीशन का रिकमेंडेशंस लागू है। ठीक है, अब देखिए, एक तो आपकी होगी बेसिक सैलरी जिसको हम कहते हैं बेसिक पे। अगर आप एसडीएम बनेंगे, ठीक है ना, आप लोग पीसीएस वगैरह का एग्जाम निकालकर एसडीएम बनेंगे या फिर मान के चलिए आप आईएएस बनते हैं, तो जनरली आप लोग लेवल 10 या लेवल 11 का आपका जॉब मिलता है, लेवल 10 का ही जॉब मिलता है। लेवल 10 पर अभी आपकी बेसिक सैलरी है वो लगभग 56,000 के आसपास है, 56,400 है। मैं इसको अप्रॉक्स मान ले रहा हूँ, 56,000 के आसपास है। दैट इज योर बेसिक सैलरी। फाइन, नाउ लिसन, इस बेसिक सैलरी के ऊपर कई सारी चीजें ऐड होती है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट वाला होता है जिसको हम कहते हैं डियरनेस अलाउंस, डीए जिसको कहते हैं डियरनेस अलाउंस।
मैंने आप लोगों को जब मैं इन्फ्लेशन वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को डियरनेस अलाउंस के बारे में समझाया है। नाउ लिसन, व्हाट इज दिस डियरनेस अलाउंस? अब मान के चलिए कि ये 56,000 जो है ये तो सैलरी आपकी 7th पे कमीशन का जब रिकमेंडेशन आया था 2016 में उसी टाइम फिक्स कर दिया गया। लेकिन क्या आज चीजों का प्राइस उतना ही है जितना 2016 में था? नहीं, चीजों का प्राइस समय के साथ बढ़ा है, महंगाई बढ़ती है, तो इसीलिए क्या किया जाता है ना कि आपके बेसिक सैलरी के ऊपर आपको कुछ डियरनेस अलाउंस लोकेट किया जाता है। आपको इसी को हम कहते हैं महंगाई भत्ता। आप ऐसा समझ लीजिए कि वो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ती जा रही है या फिर जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके इम्पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए या उसके इम्पैक्ट को अंडर चेक रखने के लिए यू आर गिवन डियरनेस अलाउंस ओवर एंड अबव योर बेसिक पे। गॉट द पॉइंट? और अभी प्रेजेंटली ये कितना है? ये है आपका 58%। ठीक है, जाकर चेक कर लीजिएगा। इसको 1 जुलाई से अभी रिकमेंड किया, मतलब इंप्लीमेंट कर दिया गया है 2025 में ही। ये 58% है, यानी कि आपका जो ये 56,000 है इसके ऊपर लगभग 60% अलग से आपको पैसा मिलता है। गॉट द पॉइंट? अगर मैं इसको राउंड फिगर में मान लूं तो आप ऐसा मान लीजिए 60,000 और उसका 60%, तो 60,000 का 60% कितना हो जाएगा? 36,000 आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये अप्रॉक्स नंबर मैं बोल रहा हूं, यानी कि अभी आपको सैलरी ऐसे हिसाब से मिल रही है। गॉट द पॉइंट? लेकिन जब 8th पे कमीशन बनेगा तो 8th पे कमीशन का, एक नए पे कमीशन का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि इस 10 साल में ये जो डियरनेस अलाउंस जो इन्फ्लेशन के रूप में बढ़ा है इसको एडजस्ट करके जीरो कर देना। यानी कि जैसे ही 8th पे कमीशन के रिकमेंडेशंस लागू होंगे तो आपका डियरनेस अलाउंस जीरो हो जाएगा। ये बात आप पहले ही समझ लीजिए। गॉट द पॉइंट? नाउ लिसन, तो 8th पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस के बेसिस पर जो अलग अलग एस्टिमेट्स आ रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर 1.9 से लेकर 2.5 के बीच कहीं रहने वाला है। ठीक है, कई कई जगह तो रिकमेंडेशन आपको मतलब एस्टिमेट्स जो है वो 2.8 के भी मिलेंगे। नाउ व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस फिटमेंट फैक्टर 1.9 या 2.5? ध्यान से सुनिए, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आपकी इनकम, अभी आपकी अगर सैलरी लेट्स अज्यूम 60,000 है, अगर अभी आपकी सैलरी 60,000 है, ठीक है, तो अगर 2.5 अगर लागू हो जाता है फिटमेंट फैक्टर, तो इसका मतलब है कि इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाने का मतलब क्या है कि 60,000 से आपकी सैलरी बढ़कर हो जाएगी 1,50,000 सीधे सीधे। हाँ, लेकिन आपका डीए जीरो हो चुका होगा। आपकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़कर हो जाएगी? आपकी बेसिक सैलरी बढ़कर हो जाएगी कितनी? 1,50,000। 60 का 2 टाइम्स हो जाएगा 1,20,000 एंड 0.5 यानी कि 30,000 और, तो यानी कि आपकी सैलरी बढ़कर हो जाएगी 1,50,000 अगर ये है तो। गॉट द पॉइंट? तो ये होता है फिटमेंट फैक्टर। अब ये तो अभी अंदाजा है ना, ये फिटमेंट फैक्टर क्या होगा यही तो बताना है 8th पे कमीशन को। गॉट द पॉइंट? इसीलिए तो वो टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं। तो अभी जो आप न्यूज में सुन रहे हैं ये बातें कि इतना टाइम्स हो सकता है, ये सारी चीजें अभी अंदाजा है बस। अलग अलग जो आप बोल सकते हैं कि एक्सपर्ट कमिटीज हैं, अलग अलग जो न्यूज चैनल हैं, अलग अलग जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, अलग अलग जो फाइनेंस एजेंसीज हैं, वो अंदाजा लगा रही हैं कि इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बेसिस पर कुछ कितना हो सकता है। अभी किसी को नहीं पता है, ये 8th पे कमीशन को बताना है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। गॉट द पॉइंट? आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, फिटमेंट फैक्टर क्या है, किस तरीके से सैलरी रिवाइज होने वाला है, मैंने ये सारी बातें आपको बता दी है। ध्यान दे लीजिएगा, यहीं पर एक बात और बता देता हूं आपको कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि अभी प्रेजेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने एम्प्लॉइज हैं? तो 50 लाख एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसके अलावा जो सरकार के पेंशनर्स हैं उनका नंबर हो जाता है 69 लाख। यानी कि जो 8th पे कमीशन है इनके रिकमेंडेशंस डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाले हैं कितने? लगभग 1.2 सीआर मेंबर्स को, लोगों को। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर एक परिवार में अगर मैं 5 मेंबर भी मान के चल रहा हूं तो यानी कि आप इससे सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि इन रिकमेंडेशन से 6 करोड़ लोगों का लाइफ जो है वो अफेक्ट होने वाला है। गॉट द पॉइंट? और साथ ही साथ जैसे ही लोगों की सैलरी बढ़ती है तो याद कीजिए मैंने आप लोगों को इन्फ्लेशन में पढ़ाया है कि अगर लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो लोग डिमांड क्रिएट करेंगे। लोग डिमांड क्रिएट करेंगे तो क्या होगा जी? उससे महंगाई भी बढ़ सकती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी आ सकता है, और साथ ही साथ डिमांड के कारण क्या होता है जी? प्रोडक्शन को भी बूस्ट मिलता है जिससे जीडीपी भी और तेजी से बढ़ सकती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखना यह है कि अगर बहुत ज्यादा सैलरी हो जाती है तो सरकार पेमेंट करने के लिए
क्या सरकार को कितना उधार लेना पड़ रहा है, अगर सरकार को बोरो करना पड़ेगा तो उससे फिस्कल डेफिसिट के ऊपर भी इंपैक्ट आ सकता है, और साथ ही साथ अगर सरकार ज्यादा बोरो करती है तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर सरकार ही सारा पैसा उधार ले लेगी तो फिर बाकियों की उधारी के लिए पैसा कैसे बचेगा, बाकी लोग कहां से बोरो करेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक तरफ कई सारे जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी आ सकते हैं, दूसरी तरफ कई सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स भी आ सकते हैं। तो एट्थ पे कमीशन को इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है। अभी जो भी चीजें आप न्यूज में पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें अंदाजे पर बेस्ड हैं, दे आर जस्ट एस्टिमेशंस। मैंने आपको सारे फैक्ट्स एंड डेटा, सारे टर्म्स, सब चीजें क्लियर कर दी है। नाउ आई एम होपिंग कि अब आप इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज पढ़ रहे होंगे या फिर कभी भी कोई न्यूज पढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स वेरी क्लियरली। I hope this discussion is of some help to all of you. So we are concluding for the day. इसी तरीके से आप अगर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट करना है और IBE से जुड़िए। एकदम बेसिक से हम आपको एकदम एडवांस तक लेकर जाते हैं। आप अपने सिविल सर्वेंट बनने के ड्रीम को हमारे साथ अचीव कर सकते हैं। We will be very happy to welcome you all. Thank you. Good luck. All the best.